तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, विद्युत रसायन। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, गैल्वेनी सेल या विद्युत रासायनिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके। तो देखो बच्चों, गैल्वेनी सेल मींस ऐसे सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, उनको बोला गया है गैल्वेनी सेल। इनमें एक स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है और जिसके थ्रू रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है बच्चों, विद्युत ऊर्जा। समझ गए ना, कि ऐसे सेल जो कि एक स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, उन्हीं को बोला गया है गैल्वेनी सेल। जैसे डैनियल सेल है ना, शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल जो कि टॉर्च या रेडियो में यूज होता है ना। सीसा संचायक सेल जो गाड़ियों में बैटरी लगती है। मरकरी सेल जो कि घड़ी में, टॉयज में, खिलौनों में जो सेल डलता है, छोटा बटन टाइप का। निकल कैडमियम सेल। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो मोबाइल में बैटरी यूज हो रही है, वो भी एक लिथियम बैटरी है। तो ये सब किस में आते हैं बच्चों, गैल्वेनी सेल। अब हम आ जाते हैं इनके कुछ लक्षण के बारे में कि आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है गैल्वेनी सेल में। तो देखो, पहला है कि सेल में दो अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रोड होते हैं। आपने विद्युत अपघटनी सेल में देखा था कि जो दोनों इलेक्ट्रोड थे वो एक ही तत्व, या तो ग्रेफाइट के बने थे या प्लेटिनम के, और एक ही विलयन के संपर्क में थे। और वो विलयन जो था उनमें वो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोड की आयन, लेकिन इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि सेल में दो अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रोड होते हैं और ये अपने आयन युक्त विलयन के संपर्क में होते हैं। मतलब जिन तत्वों के जो इलेक्ट्रोड बने हैं, उन्हीं तत्वों के आयन उस विलयन में होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोड संपर्क में है। जैसे जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक 2+ के संपर्क में होगा। कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर 2+ के संपर्क में होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है तो H+ के संपर्क में होगा। और दोनों इलेक्ट्रोड पृथक पृथक कक्षों में रखे होते हैं और इन्हें को बोला जाता है, एक इनमें से जिसमें एनोड रखा होगा उसे बोलते हैं एनोड कक्ष, और जिसमें कैथोड रखा होगा उसे हम बोलते हैं कैथोड कक्ष। तो दो अलग अलग कक्ष होंगे जिनमें दो इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रोड रखे होंगे और उन्हीं को एनोड कक्ष और कैथोड कक्ष बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है कि एनोड पर ऋणावेश होता है, जबकि आपने विद्युत अपघटनी सेल में देखा था कि एनोड धनावेशित रखा गया था, लेकिन यहाँ पर एनोड ऋणावेशित होगा क्योंकि यह स्वयं ऑक्सीकृत होता है और इसके जो धनायन है वो विलयन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड में रह जाते हैं, जिसके कारण ही ये क्या हो जाता है बच्चों, ऋणावेशित। मतलब अगर आप जिंक का एक रॉड लें और जिंक सल्फेट में रख दें, तो जिंक की रॉड जो होगी वो घुलेगी जिंक 2+ आयन में, और जिंक आयन तो चलेगा ही कहाँ, विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड में ही रह जाता है। ऐसे में एनोड में क्या आ जाता है बच्चों, ऋणावेश। बात क्लियर है यहाँ तक। तो एनोड पर ऋणावेश होगा क्योंकि स्वयं इलेक्ट्रोड जो है एनोड ऑक्सीकृत होता है, धनायन विलयन में चले गए और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड में रह जाता है। तीसरा पॉइंट है कि कैथोड धनावेशित होता है, इसमें विलयन के धनायनों का अपचयन होगा। अब ये जो कैथोड होगा, जैसे कॉपर का हम कैथोड लें और कॉपर सल्फेट में रख दें, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में जाएंगे और वहां जो कॉपर 2+ आयन होंगे उनको अपचयित करते जाएंगे। तो ऐसे में कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कैथोड कैसा हो जाएगा, धनावेशित। और इस तरह से कैथोड पर विलयन के धनायनों का क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है, जबकि एनोड में एनोड खुद ऑक्सीकृत होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि दोनों इलेक्ट्रोड गैल्वेनोमीटर या एमीटर द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, जबकि दोनों कक्ष लवण सेतु से जुड़े होते हैं। कि जो एनोड और कैथोड है उनको तो गैल्वेनोमीटर या एमीटर से जोड़ दिया जाता है, जबकि जो दोनों कक्ष हैं, एनोड कक्ष और कैथोड कक्ष, उनको किससे जोड़ दिया जाता है, लवण सेतु से। ठीक है। अभी हम देखेंगे लवण सेतु क्या है। फिर पांचवा है कि बाहरी परिपथ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, मतलब एनोड ऑक्सीकृत हो रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो एनोड से और गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चों, कैथोड में, और वहां जाके धनायनों को अपचयित करते हैं।
तथा आंतरिक परिपथ मतलब है जो कि सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़ा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है कैथोड से एनोड की ओर होता है। और इसके और इस तरह से जो विद्युत धारा का प्रवाह है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि जो बाहरी परिपथ है उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ, और आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। विद्युत धारा का प्रवाह इसके विपरीत होगा। इन सेल का जो सेल विभव है, विद्युत वाहक बल है, वो पॉजिटिव होगा, मीन्स यहाँ विभव उत्पन्न हो रहा है। सेल अभिक्रिया का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक है, क्योंकि तंत्र की ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, सेल कार्य में बदल रही है। अब हम एक डैनियल सेल के डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये एक बना है डैनियल सेल, इसमें एक एनोड कक्ष है और ये क्या है बच्चों, कैथोड कक्ष। एनोड कक्ष में जिंक का क्या लगा हुआ है, ये एनोड, जो कि स्वयं ऑक्सीकृत होता है, और इससे जो जिंक आयन है, मतलब यहाँ से जिंक 2+ आयन बदल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसी में रह जाएंगे। जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दो, और यहाँ पर जो कॉपर आयन होंगे 2+, उनको ये अपचयित करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर क्या कलेक्ट होता जाएगा, कॉपर। तो यहाँ पर एनोड स्वयं ऑक्सीकृत हो रहा है तो ऋणावेशित है, और यहाँ पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर सल्फेट के कॉपर 2+ आयनों को अपचयित कर रहे हैं, इसलिए कैथोड में धनावेश है। दोनों इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर या वोल्टामीटर या एमीटर से जुड़े, और जो दोनों कक्ष हैं, एनोड कक्ष और कैथोड कक्ष, इनको लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, ये बाहरी परिपथ कहलाता है, जिसके थ्रू कोई मीटर या कुछ भी सिस्टम जुड़ा होगा। और आंतरिक पथ लवण सेतु के थ्रू बना हुआ है, तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं, और इस तरह से पूरा एक परिपथ पूर्ण हो जाता है। तो ये है, और यहाँ देख रहे हैं ये कॉपर का कैथोड है, कॉपर सल्फेट में रखा गया है, एनोड को जिंक सल्फेट में रखा गया है। हमने पहले पढ़ा है कि जिस तत्व के इलेक्ट्रोड बने होंगे उस तत्व के आयन विलयन में पहुंच जाते। अब आती है सेल अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि क्या सेल अभिक्रिया होती है। तो पहला है एनोड पर, तो एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, और जिंक आयन, जिंक 2+ आयन और इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ रह जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड में, मींस एनोड में, ठीक है। और ये जो है कहाँ चले जाएंगे, विलयन में। तो इलेक्ट्रॉन रह गए जिंक एनोड, वो हो गया ऋणावेश, और विलयन में चले गए धनायन, तो विलयन हो गया धनावेश। ओके, मतलब दोनों विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, और यही विभवांतर जो है इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। कैथोड में क्या होगा कि ये थे विलयन में, ठीक है, ये आयन जो है विलयन में थे, और अब उन्हें मिले इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड के थ्रू आए, यहाँ से कैथोड से, और उन्होंने कॉपर को इस तरह से कॉपर 2+ को कॉपर में रिड्यूस कर दिया। और कुल अगर रिडॉक्स अभिक्रिया देखें तो हम दोनों जोड़ दें, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस, तो बन गया जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। और इस तरह से जो है सेल अभिक्रिया स्वतः चलती रहती है। ये क्या चलेगी, स्वतः चलती है, और एक रिडॉक्स अभिक्रिया चलती है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद लवण सेतु की बात, इसके बारे में आते हैं हम, लवण सेतु की ये होता क्या है और इसके क्या वर्क। तो देखो बच्चों, सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु गैल्वेनिक सेल में प्रयुक्त एनोड एवं कैथोड कक्षों को जोड़ने के लिए यू आकार की ट्यूब लगा दी जाती है, जिसमें निष्क्रिय आयन युक्त विद्युत अपघट्य जैसे KNO3, KCl, NaCl को अगर अगर जेल के साथ मिलाकर भर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखें कि जो विद्युत अपघट्य है वो एक तो निष्क्रिय होना चाहिए, मतलब जो कि इलेक्ट्रोड के आयन से उनसे कोई रिएक्शन ना करे। दूसरा है कि दोनों आयनों की जो अभिगमनांक है या हम कहें चालकताएं लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी इनका यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि यदि Ag, Qd या Cu आदि के इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होते हैं, तब क्लोराइड लवण का
उपयोग लवण सेतु में नहीं करते, मतलब हम KCl या NaCl इनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये धातु आयन को क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित कर देते हैं, जबकि KNO3 इस तरह का अवक्षेप नहीं बनने देते। समझ गए ना, मतलब KCl NaCl का यूज अगर करना है तो उस समय ये ध्यान रखा जाए कि इलेक्ट्रोड AgPbS Cu के ना बने हो। बाकी किसी तत्व के बने हैं तो KCl NaCl यूज कर सकते हैं, और कॉपर AgAu इस तरह से Cu के बने हैं तो केवल KNO3 का ही उपयोग लवण सेतु में किया जाए। अभी हमने लवण सेतु यहाँ देखा, देखो ये यू आकार की ट्यूब है जो दोनों कक्षों को जोड़ रही है। अब आते हैं कि इसके कार्य क्या है, क्यों लगाया गया है। तो देखो, पहला तो यह है कि एनोड और कैथोड कक्ष के विलयनों को विद्युत आदासीन रखता है, क्योंकि ये दोनों कक्षों के मध्य आवेश प्रवाह का माध्यम होता है। देखो, जब ऑक्सीकरण लगातार अगर चलता रहेगा और लगातार अपचयन चलता रहेगा तो एनोड कक्ष में धनावेश और कैथोड कक्ष में ऋणावेश हो जाएगा। ऐसे में विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण रुक जाएगा, तो दोनों विलयनों को एक इस तरह से लवण सेतु से जोड़ दिया गया, तो ये दोनों के बीच में, दोनों कक्षों के बीच में आवेश प्रवाह करके और दोनों विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखता है। इसमें भरा हुआ विद्युत अपघट्ट दोनों विलयनों को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और इसीलिए एनोड कक्ष में कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता, ना ही कैथोड कक्ष में। दूसरा है, दोनों कक्षकों के मध्य परिपथ को पूर्ण करता है। अगर हम ये इलेक्ट्रोड ना लगाएं तो दोनों कक्षकों में जो है परिपथ पूर्ण नहीं होगा, मीन्स इस तरह का सेल काम नहीं करेगा। तो दोनों कक्षकों के मध्य अगर ये लगा दिया जाए तो एक परिपथ पूर्ण हो गया और धारा एक चक्र के रूप में चलती रहेगी। एक क्वेश्चन होता है कि अगर लवण सेतु हटा दिया जाए तो क्या हो। ध्यान रखें, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूं कि लवण सेतु हटाने से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अनियमित, इलेक्ट्रॉन नहीं, आयन आयन जो होंगे अनियमित गति करेंगे तथा सेल कार्य नहीं करेगा। समझ गए ना। अगर आपने दोनों कक्षकों के बीच में जो लवण सेतु उसको हटा दो तो फिर आयन जो है बनेंगे तो, लेकिन अब आयनों का प्रवाह जो कि लवण सेतु के थ्रू था, आवेश के थ्रू हो रहा है, तो वो अनियमित हो जाएगा। मतलब जो आयन है वो पूरे विलयन में अनियमित गति करेंगे, सेल का परिपथ पूर्ण ना होने के कारण सेल कार्य नहीं करेगा। दोनों कक्षकों के मध्य आयनों के विसरण को रोकता है, जो कि दोनों कक्षक एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। इसलिए परिपथ को पूर्ण करने के लिए हमें इन दोनों कक्षकों को आपस में जोड़ के रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते तो दोनों कक्षकों के विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में कोई झिल्ली के द्वारा, माध्यम के द्वारा रखा जाता है और ऐसे में विसरण हो सकता है। तो कक्षकों के मध्य आयनों का विसरण ना हो, इसके लिए भी लवण सेतु लगाया गया है। इसके अलावा दोनों कक्षकों को आपस में जोड़कर रखना, परिपथ पूर्ण करना पड़ता, तो जोड़ के रखते। ऐसे में एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋणावेश उत्पन्न होने से एक द्रव संधि विभव उत्पन्न हो जाता। द्रव संधि विभव का मतलब है कि अगर दोनों इस तरह से इलेक्ट्रोड रख दिए जाएं एक दूसरे के साथ बिना लवण सेतु के, तो आप देखोगे कि इस तरह का ये एक द्रव संधि विभव उत्पन्न हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रोड विभव को इंटरफियर करता है, और इस तरह से दोनों कक्षकों को अलग अलग कर देने से, लवण सेतु लगा देने से, और इस तरह की कोई एक द्रव संधि विभव उत्पन्न नहीं होगा। तो ये है लवण सेतु की बात, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, ये ऑब्जेक्ट का भी क्वेश्चन होता है कि क्या भरा जाता है, क्या नहीं भरा जा सकता, कब नहीं भरा जा सकता, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। फिर हम आते हैं गैल्वेनी सेल का निरूपण, कि कोई भी गैल्वेनी सेल है तो आप उसे किस तरह से लिख सकते हैं एक बिना मतलब डायग्राम के। तो देखो, जो गैल्वेनी सेल है, जब हम एनोड लिखते हैं तो इसमें लिखा जाता है इलेक्ट्रोड अपॉन आयन। ऐसा क्यों लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड घुलकर किसमें जाता है, विलयन में। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड और आयन लिखा जाएगा m अपॉन एम एन प्लस, मतलब कोई इलेक्ट्रोड है m धातु का और वो अपने आयन के संपर्क में है एम एन प्लस। और जब कैथोड लिखा जाएगा तो चूंकि उसमें आयन इलेक्ट्रोड में निक्षेपित हो रहे हैं तो हम लिखेंगे आयन अपॉन इलेक्ट्रोड मींस एम एन प्लस अपॉन। ध्यान रखें, ये सिंबल लिखे हैं
तो ये एनोड कैथोड कक्ष को पहचानने के एक माध्यम है। तो इस तरह से पहचानना है कि m अपॉन एम एन प्लस लिखा है मतलब एनोड लिखा गया है, और एम एन प्लस अपॉन एम लिखा है तो कैथोड। जब सेल लिखा जाए तो एनोड को बाईं तरफ, लवण सेतु को बीच में और कैथोड को दाईं तरफ लिखा जाता है। इस तरह से हमने एनोड लिखा एम ऑब्लिक एम एन प्लस, लवण सेतु को डबल लाइन से व्यक्त करते हैं, और कैथोड को लिख दिया अपने एम एन प्लस अपॉन एम। इसके अलावा अगर हमें आयनों की सांद्रताएं दी गई हैं, ठीक है, C1 C2, तो हम उन आयनों की सांद्रताओं को भी उन आयन के साथ लिख दें, m सॉलिड अपॉन m n प्लस C1 सांद्रता, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी सांद्रता M2 की, जो कि आपको कैथोड कक्ष की सांद्रता दी गई। इस तरह से आपको जो है गैल्वेनी सेल को विद सांद्रता आयनों की सांद्रता के सहित ऐसा व्यक्त करते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर आवेश भी लगा सकते हैं, ऋणावेश, और यहाँ पर क्या बच्चों, धनावेश, है ना। तो और यहाँ पर ऐसा एक और लिखा होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिखाया जाता है और यहाँ धारा का प्रवाह दिखाया जाता है। तो इस तरह से एक कंप्लीट जो है गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। जैसे डैनियल सेल लिखे, तो हम डैनियल सेल में जिंक का एनोड होता है तो जिंक सॉलिड, और ये अपने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहता है। मान लो उसकी सांद्रता है 0.1 मोलारिटी में दी है, फिर लवण सेतु लगा है, फिर यहाँ आ गया कॉपर सल्फेट और उसका एक्वस सॉल्यूशन, जो भी सांद्रता मान लो C2 लिखी है, C2 लिख दें। अगर कोई सांद्रता दी है, मान लो मैंने यहाँ सांद्रता लिख दी C2 की जगह क्या, 0.2 m, इस तरह से, और फिर वो सॉलिड कॉपर के कांटेक्ट। ये है इस तरह से डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। अगर हम गैसीय इलेक्ट्रोड अगर लिखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर ये हो गया प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, जिसके देखो गैस का, हाइड्रोजन की गैस का सॉलिड नहीं बनता, तो हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम की सरफेस पर एडजॉर्ब कराया जाता है, इसीलिए लिखा है Pt, और उसकी सरफेस पर H2 गैस एडजॉर्ब होती है 180 m में, और इस तरह से ये अपने H प्लस आयन के कांटेक्ट में रहता है, जहां 1 मोलारिटी रखी जाती है। जब ये एनोड की तरह लिखा जाए तो ऐसा लिखा जाएगा, और जब कैथोड की लिखा जाए तो बिल्कुल इसका मिरर इमेज बना दो, H प्लस में एक्वस 1 मोलर ऑब्लिक H2 गैस 180 m में ऑब्लिक Pt। तो जब हम कैथोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे, और एनोड ये है, मतलब एनोड में पहले PtH2 और फिर कैथोड में लास्ट में PtH2, इस तरह से लिखा जाए। अब मान लो ये लिखा है एक इलेक्ट्रोड जिंक के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर हमने लिखा जिंक सॉलिड अपॉन जिंक सल्फेट 0.1, ये हो गया जिंक का एनोड, और यहाँ पर HCl एक्वस 1 मोलर ऑब्लिक H2 180 m में, और किस पर एडजॉर्ब है Pt, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से ये गैसीय इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया है विद जिंक इलेक्ट्रोड के साथ। अब मान लो ये ऐसा कोई सेल लिख दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि आप इसका गैल्वेनिक सेल लिखें, तो देखो यहाँ पर Mg सॉलिड प्लस जिंक सल्फेट एक्वस 0.2 मोलर, चेंज हो रहा है MgSO4 प्लस जिंक, यहाँ पर Mg जो है, ठीक है, मैग्नीशियम, यहाँ पर ये एक एनोड की तरह काम कर रहा है, और किसके कांटेक्ट में रहेगा, MgSO4 के कांटेक्ट में, जो कि 0.1 मोलर है, और यहाँ पर जिंक सल्फेट पॉइंट, ठीक है, 2 मोलर का है, और उसमें कांटेक्ट में है जिंक की रॉड। तो यहाँ पर ये कैथोड की तरह है, और ये क्या बन गया बच्चों, एनोड की तरह। तो इस तरह से हमें एनोड और कैथोड लिखना होता है। ठीक इसी तरह से फेरस सल्फेट और फेरिक का एनोड है, और सिल्वर का कैथोड है, तो हम ऐसा लिख देंगे। सेल अगर मान लो ये ऐसा लिखा है और आपसे कह दिया जाए कि इसकी सेल अगर लिख के बताओ, तो आप यही लिखोगे Fe का एनोड, और Ag2SO4 में Ag आयन अपचयित हो रहे हैं, बनेगा FeSO4 प्लस 2Ag, तो 2Ag मतलब यहाँ पर कैथोड बन गया। तो इस तरह से और अच्छे से याद रखना है तो मैं यहाँ लेफ्ट राइट, मतलब यहाँ पर एनोड जो है लेफ्ट में, और यहाँ पर क्या है बच्चों, कैथोड, है ना, लेफ्ट अल्फाबेटिक, लेफ्ट राइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से हमें याद रखना अल्फाबेटिक। तो ये है हमारा गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। फिर हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव।
कि ये क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कि कोई भी सेल अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड एवं उसके आयन युक्त विलयन के संपर्क स्थल पर उत्पन्न विभवांतर ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मतलब ये आपने देखा कि जिंक को जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में रख दो तो जिंक के एनोड और जिंक सल्फेट के कैथोड जो सॉरी विलयन है, उन दोनों का जहां संपर्क हो रहा होगा तो कैथोड मतलब एनोड, जिंक एनोड पर तो ऋणावेश और पूरे विलयन में धनावेश, तो ये जो आवेश का विभवांतर उत्पन्न हो गया यही कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पर आवेश उत्पन्न हो गया ना, वही है इलेक्ट्रोड विभव। अगर यह विभवांतर मानक अवस्था 1 बार दाब 298 केल्विन ताप और 1 मोलर आयन सांद्रता में उत्पन्न होता है तो इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब ये जो विभवांतर है एक मानक अवस्था में अगर उत्पन्न किया गया है 1 बार दाब 298 केल्विन ताप और 1 मोलर आयन सांद्रता में, तब हम इसी को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ गए ना कि जो इलेक्ट्रोड है वो और उसका जो विलयन है दोनों के संपर्क स्थल का जो आवेश विभवांतर है उसे ही हम बोलते हैं क्या बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होगा, एक मानक अपचयन विभव और एक होगा मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक अपचयन विभव का सिंबल है आप ई नॉट लिख के और क्या लिख देना है, कैथोड Mn प्लस अपॉन कि अपचयन प्रक्रम में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को मानक अपचयन विभव बोलते हैं। कि जब कैथोड पर, सीधी सी बात है कि जो कैथोड पर विभव उत्पन्न हो रहा है वही है मानक अपचयन विभव। अपचयन प्रक्रम में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को मानक अपचयन विभव कहते हैं। मतलब हम अपचयन क्रिया लिखें Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन बना m सॉलिड, तो मानक अपचयन विभव दर्शाया जाएगा ई नॉट Mn प्लस अपॉन n, मतलब ई नॉट के साथ आप कैथोड लिखें। इस तरह से कैथोड पर धनावेश और विलयन पर ऋणावेश आ गया और यही जो विभवांतर है अपचयन क्रिया में, इसी को हम बोलते हैं मानक अपचयन विभव। फिर है मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट एम। अब ई नॉट के साथ हम एनोड लिख रहे हैं तो ये उसका सिंबल हो जाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव। कि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रम में उत्पन्न विभवांतर मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। बात समझ गए कि अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस ऑक्सीकरण प्रक्रम में जो भी इलेक्ट्रोड पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है हम उसे बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। तो इस तरह से विलयन जो है धनावेशित हो गया और एनोड ऋणावेशित हो गया, तो ये जो आवेश अंतर आ गया यही है मानक ऑक्सीकरण विभव। तो इस तरह से ये है एनोड सॉलिड जो चेंज हो रहा है Mn प्लस प्लस n, मानक ऑक्सीकरण विभव लिखा जाएगा ई नॉट और उसके साथ लिख दें आप। अब देखो आईयूपीएसी सिस्टम ने तंत्र के अनुसार जो है क्या कहा है कि तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव उसके मानक अपचयन विभव के बराबर। मतलब आता है कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में से केवल मानक अपचयन विभव को ही क्या माना गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मींस मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर है मानक अपचयन विभव। तो अगर हमें किसी तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है मतलब वो क्या दे रखा है, मानक अपचयन विभव, ऐसे मान लो। क्योंकि अगर दिक्कत आती है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको इलेक्ट्रोड विभव दिख गया तो उस समय आप क्या यूज करें, अपचयन विभव लें या ऑक्सीकरण विभव लें। तो ध्यान रखें अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया गया है तो वो हमेशा मानक अपचयन विभव लेना। मींस ई नॉट इक्वल टू ई ये है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई नॉट Mn प्लस अपॉन और मानक ऑक्सीकरण विभव जो है एक ही तत्व के लिए वो मानक अपचयन विभव के बराबर होगा, केवल साइन का डिफरेंस होगा। एक ही तत्व में ऐसा करते हैं कि मानक ऑक्सीकरण विभव जो है वो मानक अपचयन विभव के बराबर होगा, एक ही तत्व का, केवल साइन में डिफरेंस होगा। तो इस तरह से ऑक्सीकरण विभव अगर आपको किसी का निकालना है तो बस मानक अपचयन विभव में माइनस मल्टीप्लाई कर दें। जैसे एग्जांपल से समझें कि कॉपर 2, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो है 0.34 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव, तो हम कहेंगे कॉपर का अपचयन विभव कितना हो गया 0.3 वोल्ट और उसका ऑक्सीकरण विभव लिखें तो हो जाएगा -0.3। बात समझ गए। जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है -0.76 वोल्ट,
तो जिंक का मानक अपचयन विभव हो गया -0.76 वोल्ट, तो ऑक्सीकरण विभव हो गया 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रोड विभव अच्छे से ध्यान रखने हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन। इसके बाद आएगा मानक सेल विभव या विद्युत वाहक बल। ठीक है, कि आपको एक ये जो है इलेक्ट्रोड विभव पता है, तो हमें सेल विभव निकालना है या विद्युत वाहक बल, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो सेल विभव एक्चुअली जो गैल्वेनिक सेल है या सेल है उसके कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और उसके एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर। बात समझ गए कि जो सेल विभव है वो कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और उसके एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर ही क्या है बच्चों, सेल विभव। मतलब जो कैथोड में रिएक्शन हो रही है उसमें कितनी एनर्जी लग रही है और जो एनोड में रिएक्शन हो रही है उसमें कितनी एनर्जी निकल रही है, इन दोनों का डिफरेंस है सेल विभव। जो गैल्वेनी सेल होते हैं उनके लिए सेल विभव हमेशा धनात्मक आएगा। मीन्स कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव में से जब एनोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस करोगे तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अब आता है कि अगर आपको सेल विभव निकालना है तो क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे। तो सेल विभव निकालने के लिए वही है कि कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा दें, अगर आप इलेक्ट्रोड विभव का यूज कर रहे हैं। अगर आप अपचयन विभव का यूज कर रहे हैं, चूंकि इलेक्ट्रोड विभव ही अपचयन विभव है, तो आप इसी तरह से निकालेंगे कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। अगर आप ऑक्सीकरण विभव का यूज कर रहे हैं तो सीधा सीधा है एनोड का ऑक्सीकरण विभव में से कैथोड का ऑक्सीकरण विभव माइनस कर दो, बिल्कुल अपचयन विभव का उल्टा। और अगर आप दोनों का यूज कर रहे हैं तो कैथोड का अपचयन विभव प्लस एनोड का ऑक्सीकरण विभव जोड़ दें, क्योंकि एक सेल रिएक्शन एनोड रिएक्शन और ठीक है कैथोड रिएक्शन का सम है। तो कैथोड में क्या हो रहा है उसका विभव और प्लस एनोड में क्या हो रहा है उसका विभव, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये जो मान निकलेगा वो है सेल विभव। इन तीन अलग अलग रिलेशन से आपको सेल विभव निकालना है। अभी हम जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में सारे इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेंगे तब हम इन इक्वेशन से, ध्यान रखें इनमें से किसी भी इक्वेशन का यूज कर लो मान एक ही आएगा। जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जेडेनियल सेल है ZnSO4, ठीक है, और कॉपर सल्फेट अपॉन ऑब्लिक कॉपर, ये दे रखा है ई नॉट जिंक, ठीक है, -0.76 वोल्ट, ई नॉट कॉपर 0.34 वोल्ट, है ना। ध्यान रखें यही क्या है ई नॉट Zn2 प्लस अपॉन Zn, और ये है ई नॉट कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर। अब देखो आप किसी भी का यूज करो, मान लो पहले वाला यूज करो तो ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ध्यान रखें ये एनोड है यहाँ पर क्योंकि सेल लिख दिया है मैंने, और ये क्या है कैथोड। एनोड लेफ्ट में और कैथोड राइट में लिखा होता है। तो 0.34 माइनस -0.76 है ना, इलेक्ट्रोड विभव यूज किया तो आया। अगर आप सोचो अपचयन विभव यूज कर रहे हैं तो भी यही यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव ही अपचयन विभव है। हम मान लो ऑक्सीकरण विभव का यूज कर रहे हैं तो ई जिंक एनोड माइनस ई कैथोड, उसका करेंगे कॉपर का, मतलब एनोड का ऑक्सीकरण विभव तो माइनस की जगह +0.76, ठीक है, और माइनस माइनस पॉइंट कितना हो जाएगा 34। क्यों, क्योंकि इनके अपचयन विभव जो दे रखे हैं उसका उल्टा कर दें तो ऑक्सीकरण विभव हो गया ना। तो जिंक का अपचयन विभव है ऋणात्मक तो ऑक्सीकरण विभव धनात्मक, कॉपर का अपचयन विभव धनात्मक है तो ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक, तो भी 1.10 आएगा। और दोनों का यूज करके देख लो आप साथ ही में कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, जिंक का ऑक्सीकरण विभव 0.76, दोनों जोड़ दो तो इतना ही आएगा। तो इनमें से किसी भी इक्वेशन का यूज कर दिया जाए सेल विभव समान। यदि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड युग्म दिए गए हों तो इस युग्म में से जिस इलेक्ट्रोड का ईएम सबसे कम होता है उसे एनोड माने। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जहां पर आपको क्या नहीं दे रखा होगा बच्चों, सेल नहीं बनाया गया होगा, बस आपको इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव दे दिए गए होंगे इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, युग्म की तरह। तो उसमें ध्यान रखना है कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम हो आप उसे एनोड मान लो। मतलब दोनों ऋणात्मक है तो ज्यादा ऋणात्मक एनोड होगा।
दोनों धनात्मक है तो कम धनात्मक एनोड होगा, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो जो ऋणात्मक है वो एनोड होगा। तो इस तरह से अगर सेल ना लिखा हो, केवल आपको इलेक्ट्रोड के युग्म दे दिए गए हो और सेल विभव पूछ ले, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा ऋणात्मक कम धनात्मक है वही एनोड मान लोगे और दूसरे को कैथोड। और एक और ऐसे ही आता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोड आपको दे दिए जाएं और उनके विभव दे दिए जाएं और पूछा जाए कि बताएं किस युग्म से सेल विभव अधिकतम प्राप्त होगा। तो ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा ऋणात्मक वाले इलेक्ट्रोड को तो आप एनोड मान लो, और सबसे ज्यादा धनात्मक वाले इलेक्ट्रोड विभव वाले को कैथोड मान लो, और फिर निकालोगे सेल विभव तो सबसे ज्यादा आए। तो इस तरह से हमें क्या करना है बच्चों, सेल विभव निकालना है। मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, वहां पर ये पूरे कैलकुलेट करके दिखाए हैं। तो दोबारा वहां यूज होगा, मैंने इसलिए वहां कर दिया। तो जहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो इस तरह से हमें सेल विभव निकालना है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम अगले टर्म में, अगले वीडियो में जो लेंगे वो संदर्भ इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उससे विद्युत वाहक बल का मापन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।